हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पिछले एक महीने से पढ़ाई करके बहुत मजा आ रहा होगा और आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बायोलॉजी में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई होने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 6। तो आइए पढ़ने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापक तथा मुख्य हल के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण से। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मतलब यदि कोई समीकरण ऐसी है जिसमें चर राशि है तथा त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग हो रहा है, तब उस समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं, जो इस प्रकार है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि sin और cos ये त्रिकोणमितीय फलन है, जबकि x एक चर राशि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण का हल देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यापक हल के बारे में। व्यापक हल को इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जो समीकरण को संतुष्ट करता है, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं sin x बराबर 0। अब हम इस समीकरण का व्यापक हल देखेंगे। व्यापक हल का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम निर्देशांक देखते हैं, जहां पर 0 पर और पाई पर sin x का मान 0 होता है और इसी तरह 2 पाई पर भी sin x का मान 0 होता है। और इस तरह अगर हम इस निर्देशांक पर कोण को घुमाते जाएंगे तो हमें अनंत कोण मिलते जाएंगे और इसीलिए x का मान हम n पाई लिख सकते हैं, जहां n का मान होता है 0, 1, 2, 3 या इसी तरह -1, -2, -3। इसलिए n बिलोंग्स टू r, जहां पर r रियल नंबर है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल पर नजर डालते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, जिसके लिए x का मान 0 और 2 पाई के बीच में होता है, समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। अर्थात मुख्य हल के अनुसार चर का मान 0 और 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए
उसके अलावा हम किसी भी मान को मुख्य हल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम फिर से sin x बराबर 0 लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में हो सकता है, इसलिए x के कुल 3 मान होंगे जो इस तरह से हैं। x बराबर 0, पाई, 2 पाई, और यही तीनों मान इस समीकरण के मुख्य हल कहलाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल ज्ञात करने के तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करके उसके लिए चतुर्थांश की पहचान करते हैं। उसके बाद चतुर्थांश के अनुसार कोण का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम समीकरण के अनुसार यह ज्ञात करते हैं कि किस चतुर्थांश में यह मान होगा, और फिर उस चतुर्थांश के अनुसार हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कोण का मान क्या होगा, और कोण का मान ही हमारे समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं और जानते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमने लिया है sin x बराबर √3/2। अब इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि sin x का ये मान किस चतुर्थांश में होगा। तो sin x का मान धनात्मक है, और sin x का मान धनात्मक सिर्फ पहले और दूसरे चतुर्थांश में होता है, इसलिए कोण का मान 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो आइए देखते हैं। हम sin x का मान इस तरह से लिख सकते हैं sin π/3 √3/2, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं sin π - π/3 √3/2, जिसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, जो कि है sin 2π/3 √3/2। और इस तरह हमें इस समीकरण के दो हल मिल जाते हैं, जो कि है π/3 और 2π/3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं π/3 एंड 2π/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि इस तरह से है tan x बराबर -1/√3। अब यहां पर tan x का मान माइनस में है, और tan x का मान माइनस में सिर्फ दूसरे और चौथे चतुर्थांश में होता है। और इस समीकरण को हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं tan π/6 1/√3। यहां पर 1/√3 धनात्मक है, तो ऋणात्मक बनाने के लिए हम लिखेंगे tan π - π/6 -tan π/6, जिसे हम लिख सकते हैं tan 5π/6 -1/√3। और यहां पर हम एक और समीकरण लिख सकते हैं, जो कि है tan 2π - π/6 बराबर -1/√3। और इस तरह हमें समीकरण मिलती है tan 11π/6 -1/√3। और इस तरह हमें कोण मिलते हैं 5π/6 और 11π/6। और हम लिख सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं 5π/6 और 11π/6। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय प्रमेय पर नजर डालते हैं। प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमेय 1। इसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि sin x बराबर sin y होगा, तो x का मान होगा n π + -1 की पावर n × y, जहां
n बिलोंग्स टू z, जहां पर z इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम इस प्रमेय का हल देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं sin x बराबर sin y, जिसे लिखा जा सकता है sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके लिख सकते हैं 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए या तो cos x प्लस y बाई 2 का मान 0 होगा और या sin x माइनस y बाई 2 का मान 0 होगा। और इसके अनुसार हम कोण का मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां x प्लस y बाई 2 है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और x माइनस y बाई 2 है n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z। अब हम इन दोनों समीकरण को x के मान के रूप में लिखते हैं, जो कि इस तरह से हैं, और इन समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें पहली समीकरण होगी x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, और दूसरी समीकरण होगी x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n इंटू वाई। अब यदि हम इन दोनों समीकरण को साथ में लिखें तो हम x का मान लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 1 कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रमेय 2 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि cos x बराबर cos y है तो x का मान होगा 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले cos x बराबर cos y लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं cos x माइनस cos y बराबर 0, और उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 बराबर 0। और इस समीकरण को संतुष्ट कराने के लिए हम लिखते हैं साइन x प्लस y बाई 2 बराबर 0 या साइन x माइनस y बाई 2 बराबर 0। अब इन समीकरण के लिए हम कोण के मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर हम x के मान लिखते हैं x बराबर 2n पाई माइनस y और x बराबर 2n पाई प्लस y, जिसके अनुसार हमें दोनों समीकरण का हल मिलता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही कहलाती है प्रमेय 2। चलिए आइए प्रमेय 3 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार यदि x और y पाई बाई 2 के विषम गुणांक नहीं है और tan x बराबर tan y है तो x का मान होगा n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं tan x बराबर tan y, मतलब tan x माइनस tan y बराबर 0, जिसको हल करके इस तरह लिखा जा सकता है। और इसके लिए हम लिख सकते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0, जो कि त्रिकोणमितीय का एक सूत्र है, जिसे हम लिखते हैं sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोण का मान होगा x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और इस तरह हमें मिलता है x बराबर n पाई प्लस y, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 3 कहलाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, उसके बाद हमने जाना त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय प्रमेय के बारे में। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीव विज्ञान की इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में वनस्पति जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पेड़ पौधों के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम एक नया अध्याय प्राणी जगत शुरू करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में एनिमल किंगडम कहते हैं। इसमें हम प्राणियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई प्रकार के प्राणियों को देखा ही होगा, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मछली, केंचुआ इत्यादि। क्या यह सारे प्राणी एक समान हैं? नहीं ना। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार सभी प्राणी भिन्न होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वर्गीकरण का आधार और प्राणी जगत के संघ पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं वर्गीकरण का आधार से। प्राणियों को हमने 7 आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला है संगठन के स्तर, अंग प्रणाली की जटिलता, सममिति, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, प्रगुहा, खंडीभवन और पृष्ठरज्जु। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आधार से, संगठन के स्तर। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं, तो कोशिकीय संगठन के स्तर के आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। अब कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है स्पंज में, जिसमें कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों के रूप में होती हैं। अब कोशिकाएं आपस में संगठित होकर उत्तक बनाती हैं, तो ये हो गया उत्तक स्तर का संगठन, जो सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है। अब उत्तक आपस में संगठित होकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, तो यह हो गया अंग स्तर का संगठन, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में पाया जाता है। और अब ऐसे ही अंग संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं, तो यह हो गया अंग तंत्र स्तर का संगठन, जो कि मानवों में पाया जाता है। अब दूसरा आधार है अंग प्रणाली की जटिलता। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र की जटिलताओं को। एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। इसमें केवल मुख होता है, जो कि मुख और गूदा दोनों का काम करता है। और दूसरा होता है पूर्ण पाचन तंत्र, जिसमें 2 द्वार होते हैं, मुख और गूदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार है सममिति, यानी कि सिमिट्री। अब सिमिट्री को समझते हैं। ये एक पत्ता देखिए, अगर आप इसे केंद्र में दी हुई हरी रेखा से काटेंगे तो आपको 2 भाग मिलेंगे जो समान आकार के हैं, तो यह है सममिति यानी सिमेट्रिकल। अब दूसरी ओर इन पत्तों को देखिए, क्या इनको केंद्र से काटने पर 2 बराबर या समान आकार के भाग मिलेंगे? नहीं ना, तो यह हो गया असममिति यानी असिमेट्रिकल। चलिए अब यह असममिति प्राणियों में देखते हैं, जैसे स्पॉन्जिस में। ये चित्र देखिए, अगर इस स्पंज को आप केंद्रीय अक्ष से विभाजित करेंगे तो आपको 2 अलग आकार के भाग मिलेंगे। अब देखते हैं अर्य सममिति यानी रेडियल सिमेट्री, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर हम प्राणी को विभाजित करेंगे तो वह 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, जैसे सीलेंट्रेट्स के सदस्य, टीनोफोरा के सदस्य। और तीसरा है द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्रिकल। इसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा से शरीर 2 समरूप भागों में विभाजित हो जाएगा। आप इस चित्र से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, और यह एनालिडा आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चौथे आधार की तरफ चलते हैं, जो कि है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन।
चलिए देखते हैं द्विकोरिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म तथा अंतः त्वचा एंडोडर्म। दूसरा है त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, मध्य त्वचा मेसोडर्म तथा अंतः त्वचा एंडोडर्म। आइए त्रिकोरिक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसमें मैंने नीले रंग से एक्टोडर्म दिखाया है और पीले रंग से एंडोडर्म दिखाया है। इन दोनों स्तरों के बीच में तृतीय स्तर आ जाता है जो कि मेसोडर्म है और यही त्रिकोरिक संगठन है। अब हम बात करेंगे पांचवें आधार के बारे में, प्रगुहा। आइए सबसे पहले समझते हैं अगुह्य यानी असिलोमेट्स। इन प्राणियों में गुहा पाया नहीं जाता है, जैसे कि फ्लैटवर्म्स। दूसरा है कुटगुहिक यानी स्यूडोसिलोमेट्स। इन प्राणियों में गुहा होता है परंतु मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, जैसे कि सेगमेंटेड वर्म्स। तीसरा है सिलोमेट्स यानी देहगुही। इनमें गुहा पाया जाता है और वह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित होता है, जैसे राउंड वर्म्स में। चलिए अब हम छठे आधार खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन को समझेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास केंचुआ तो देखा ही होगा। जरा पास से देखिए, यह खंडों में विभाजित रहता है। इसी को हम खंडी भवन कहते हैं। केंचुए में इस प्रकार के पैटर्न को हम विखंडी खंडी भवन कहते हैं और यह विखंडावस्था यानी मेटामेरिज्म कहलाती है। दोस्तों, अब हम सातवें आधार पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड को समझेंगे। यह रॉड के आकार का होता है और मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। जिन प्राणियों के पास पृष्ठरज्जु होता है उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं और जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। इसी के साथ प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार यहाँ पर समाप्त होता है। आइए चलते हैं और प्राणी जगत के पहले संघ के बारे में बात करते हैं। संघ पॉरीफेरा। इनमें स्पंज आते हैं जो कि असलियत में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये लवणीय असममिति बहुकोशिक कोशिकीय स्तर के संगठन वाले जीव हैं। इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। चलो इनमें जल परिवहन को समझते हैं। यह स्पंज का चित्र है जिसमें आप ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पंज गुहा और क्वानोसाइट्स को देख सकते हैं। सूक्ष्म छेद ऑस्टिया से जो आसपास का जल होता है वह स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और बाद में यह जल बड़े छेद ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए जरा यहाँ देखिए। यह शख्स स्पंज के आसपास के पानी में रंगनुमा पदार्थ डाल देता है ताकि आप देख सकें कि जल परिवहन इनमें किस प्रकार से होता है। स्पंज में जल परिवहन भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। अब हम स्पंज की विशेष कोशिका क्वानोसाइट को समझेंगे। यह कोशिका को हम कॉलर कोशिका भी बुलाते हैं। यह स्पंज गुहा में पाई जाती है तथा भोजन ग्रहण करने में काम आती है। यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए संघ पॉरीफेरा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। ये कंकाल कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। ये उभय लिंगाश्रय यानी
हर्मेफ्रोडाइटी होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही जीव बनाता है। अलैंगिक जनन विखंडन तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। यह चित्र आपकी एनसीईआरटी की किताब का है और यह उदाहरण है साइकन, यूस्पंजिया और स्पॉन्जिला का। चलिए अब हम दूसरे संघ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है संघ सीलेंट्रेटा। ये जलीय अर्य सममिति द्विकोरिक उत्तक स्तर के संगठन स्थावर तथा मुक्त तैरने वाले जीव हैं। इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी सिर्फ इनमें एक मुख होता है, जो कि अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित होता है। सीलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बुलाते हैं। इनकी विशेष कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट के कारण यह कोशिका पकड़ बनाए रखने, रक्षा, शिकार पकड़ने में सहायक है। यह बात बहुत ही अहम है और आप सभी दोस्तों को यह बात याद रखनी है। कुछ सीलेंट्रेटा के सदस्य जैसे कि कोरल, इनमें जो कंकाल पाया जाता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब हम सीलेंट्रेटा के बॉडी फॉर्म्स यानी शरीर के आकारों के बारे में जानेंगे। यह दो प्रकार का होता है, पहला पॉलिप तथा दूसरा मेड्यूसा। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है और मेड्यूसा मुक्त जीवी तथा छतरी के आकार का होता है। और सीलेंट्रेटा के कुछ सदस्य जैसे कि ओबेलिया अपने जीवन काल में यह दोनों बॉडी फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पॉलिप है और यह धीरे धीरे मेड्यूसा में बदल रहा है। देखिए, यह छतरी के आकार का हो चुका है और यह मुक्त जीवी है, यानी कि यह अपनी मर्जी से कहीं पर भी तैर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ऐसे ही मेड्यूसा कई बार लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है और आप सभी दोस्तों को यह बात ध्यान रखनी है। आइए इनके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहते हैं। दूसरा है पेनिनट्यूला, जिसे हम समुद्री पिच कहते हैं। तीसरा है मैंड्रीना, जिसे हम ब्रेन कोरल कहते हैं। चौथा है गोरगोनिया, जिसे हम समुद्री व्यंजन कहते हैं। और आप सभी दोस्तों को कम से कम 2 उदाहरण तो इनके याद ही रखने हैं। और दोस्तों, इसी के साथ फाइलम सीलेंट्रेटा यहाँ पर समाप्त होता है। सारांश, हमने इस वीडियो में वर्गीकरण के आधारों के बारे में पढ़ा। हमने संघ पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इसकी विशेषता, जल परिवहन और उदाहरणों के बारे में पढ़ा। और हमने संघ सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनके बॉडी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा और हमने इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करी। आज का सवाल, तो दोस्तों सवाल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सभी इन टॉपिक्स को किताब से ज़रूर पढ़कर आइएगा। और यह प्रश्न जो कि है देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक है, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 5। पिछली वीडियो में हमने जाना संतत फलनों के बारे में, अवकलनीयता के बारे में और साथ ही हमने देखे श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज और संयुक्त फलनों का अवकलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, यानी इसी को यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण की सहायता से। कहा गया है f of x बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए और यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। तो आइए हल करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है fx के, जो कि बराबर है साइन इनवर्स x के, यानी साइन x के प्रतिलोम के। तो यदि इसको मैं ऊपर वाले दिए गए समीकरण को थोड़ा सा बदल दूं तो वो हो जाएगा x बराबर साइन y। अब इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 बराबर cos y इंटू dy बाय dx या फिर cos y गुना dy बटे dx। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने बाएं पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बटे dx हो गया 1, लेकिन साइन के साथ जो कोण है वो y है और x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो यहाँ हमने उपयोग में लाया श्रृंखला नियम को। तो साइन y का जब y के सापेक्ष में अवकलन हुआ तो वो हो गया cos y और साथ ही में गुना में रह गया dy बटे dx। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि dy बाय dx गुना में जो cos y था उसको दूसरी ओर लिया जाए तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर 1 बटे cos y, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाय dx बराबर 1 बटे में cos गुना साइन इनवर्स x। कुछ नहीं किया है, सिर्फ y जो है उसका मान हमने समीकरण में स्थापित कर दिया है। अब हमें पता है कि cos y का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फलन परिभाषित नहीं रहेगा। यानी अगर cos y शून्य नहीं हो सकता तो इससे हमें सीधा परिणाम ये प्राप्त होता है कि साइन इनवर्स x जो है वो ना तो माइनस पाई बाय 2 के बराबर है और ना पाई बाय 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान ना तो ऋणात्मक 1 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है, जिससे हमें ये पता चला कि x जो है वो विवृत अंतराल -1, में बिलोंग करता है। यानी x जो है वो -1 और 1 के बीच में दी गई कोई एक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि x जो है वो -1, के विवृत अंतराल में है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन गुना साइन इनवर्स x जो है वो x के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और ऐसे कैसे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन, अब y की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए
तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन गुना में साइन इनवर्स x का होल का स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा वहां पे केवल x बच जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर y का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर cos स्क्वायर y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो cos y का होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमें ये मिला कि y जो है वो बिलोंग करता है, या y एक संख्या है -π/2, π/2 के विपरीत अंतराल के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि cos y का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी cos y धनात्मक है। तो cos स्क्वायर y अगर धनात्मक है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा जब, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि cos y बराबर अंडर रूट या फिर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर हमने किया क्या? हमने ये किया कि जब आप वर्ग हटाएंगे cos y का तो आपको प्लस में भी मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और माइनस में भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि cos y जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए cos y बराबर होगा धनात्मक वर्गमूल 1 माइनस एक्स के वर्ग के। तो हम लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर है 1/cos y बराबर 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमें हमारा हल प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि f of x बराबर है tan इनवर्स x के, और इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, और यह मान लेना है कि इसका अस्तित्व है। अब मान लीजिए कि y बराबर है fx के और वो बराबर है tan इनवर्स x के, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर है tan y के। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कि 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy/dx। अब ये हुआ कैसे? बाएं पक्ष में था x, उसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और दाएं पक्ष में है tan y। अब क्योंकि y है x तो है नहीं, तो इसको अवकलज अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy/dx। अब हमें इससे प्राप्त हो गया कि dy/dx बराबर होता है 1/sec स्क्वायर y के। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह y है, तो sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब y हमारा क्या था? y बराबर fx बराबर tan इनवर्स x, तो y की जगह पर आप tan इनवर्स x डाल दीजिए और पूरे का वर्ग ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1/1 जमा x स्क्वायर। वो तो था tan इनवर्स x का अवकलज। अब यहाँ पर आप इसी प्रकार से इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सारे जितने भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जैसे कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सभी के अवकलज को प्राप्त कर सकते हैं। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का अवकलज होता है 1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का होता है -1/x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1। ये तो थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके अवकलज। साथ ही में ये जो डोमेन ऑफ f डैश है, ये क्या है? ये होता है कि अवकलज के बाद जो आपको फलन प्राप्त हो रहा है उसका प्रांत क्या होता है। जैसे cos इनवर्स x का है -1,1, cot इनवर्स x का है r, sec इनवर्स x का है -∞, -1 यूनियन 1, ऐसे ही cosec इनवर्स x का। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हमने 2 उदाहरण किए।
tan इनवर्स x का और sin इनवर्स x का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के बारे में। अब घर जाइए, प्रश्नावली 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप सबको हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार की संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दावली, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शब्दावली है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया में युग्मकों की रचना होती है, जैसे कि नर में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु की रचना होती है। अगला है वीर्य सेचन। इसमें स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। अगला है निषेचन, जो कि शायद आपने कई बार सुना होगा। इस प्रक्रिया में पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन होता है, जो कि जायगोट बनाता है और ये जायगोट बाद में गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं। और इसके परिवर्धन को हम गर्भावधि कहते हैं। और फिर एक समय बाद प्रसव की प्रक्रिया से शिशु का जन्म हो जाता है। आइए अब पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय आते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर वृषण होता है, जहां पर शुक्राणुओं की रचना होती है। ये उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण शुक्रवाहक से जुड़ा होता है, जो कि मूत्राशय से लूप बनाता हुआ स्खलनीय वाहिनी में खुलता है। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि शुक्राशय, पुरस्थ और बल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कुछ स्राव उत्पन्न करते हैं, जो कि शुक्राणुओं की उत्तरजीविता में काम आते हैं। ये नर युग्मक शीशन में मूत्राशय की मदद से आते हैं। संभोग के दौरान ये शिशु मूत्र से निकल जाते हैं, जो कि अग्रछद से ढका होता है। तो ये थे कुछ पुरुष जनन तंत्र के हिस्से। आइए अब वृषण तथा सहायक नलिकाओं को समझते हैं। दोस्तों, वृषण की संरचना कुछ ऐसी दिखती है और यह वृषण पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये
एक थैली में स्थित होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर होती है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। अब इसका क्या कारण होगा, जरा सोचिए। हाँ, इसका कारण है कि शुक्राणु जनन के लिए शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। अब जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो वृषण में भी मौजूद होती हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। इन वृषण पालिका में कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं जहां पर शुक्र जनन होता है। अब शुक्र जनक नलिकाएं वृषण जालिका की मदद से शुक्र वाहिका में खुलती है और ये शुक्र वाहिका अधिवृषण में खुलती है जहां पर सारे शुक्राणु संचय होते हैं और स्खलन का इंतजार करते हैं और अंत में अधिवृषण शुक्र वाहक में खुलता है। आइए अब शुक्र जनक नलिकाओं को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। अब शुक्र जनन सर्टोली कोशिकाओं की सहायता से संभव हो पाता है क्योंकि ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करती है। यहाँ पर लीडी कोशिकाएं होती है जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करता है। ये शुक्राणु शुक्र जनन नलिका की बाहरी ओर बनता है और बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंत में मायोइड कोशिका की मदद से ये आगे आने वाली सहायक नलिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए अब स्खलन यानी कि इजैकुलेशन को समझते हैं। शुक्रवाहक शुक्राशय से जुड़कर स्खलनीय वाहिनी बनाता है। स्खलनीय वाहिनी पुरस्थ ग्रंथि से गुजरती है जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली ग्रंथि है वो है शुक्राशय। शुक्राशय चिपचिपा द्रव उत्पन्न करता है और इसमें फ्रक्टोज प्रोटीन होता है। दूसरी ग्रंथि है पुरस्थ, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। प्रोस्टेट के स्राव पतले दूधिया रंग के और क्षारीय होते हैं। वे शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरी ग्रंथि है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में मूत्र अवशेषों की अम्लता को बेअसर करता है। योनि की अम्लता को बेअसर करने में भी मदद करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्त्री जनन तंत्र को समझते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां आते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र स्त्री जनन तंत्र का है। यहाँ पर अंडाशय है जो कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह अंडाशय मादा युग्मक और कई अंडाशय हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कीपक होता है जो कि अंडाशय के सबसे पास होता है और ये फनल के आकार का होता है। कीपक आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं और फिर इस्थमस आता है। ये कीपक, एम्पुला और इस्थमस अंडवाहिनी नलिका के हिस्से हैं। इस्थमस वाला हिस्सा गर्भाशय से जुड़ता है और यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा है जो कि ग्रीवा नाल की मदद से योनि से जुड़ती है। आइए अब स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय को पढ़ते हैं। इसको हम वल्वा कहते हैं। इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा,
लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस आते हैं। यहाँ पर मूत्र मार्ग छिद्र होता है और यहाँ पर योनि छिद्र होता है। ये सारे हिस्से बाह्य जननेंद्रिय के हैं, तो आप सभी को ये सारे याद रखने हैं। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गर्भाशय को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गर्भाशय यहाँ पर होता है जहाँ पर जायगोट का अंतरोपण होता है। तो गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। जो सबसे पहली बाहरी परत है उसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। मध्य परत को हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और आंतरिक परत को हम कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर में आर्तव चक्र के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्तन ग्रंथियों को समझते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें हम स्तनकूपी कहते हैं। इनमें दुग्ध स्रावित होता है जो कि कूपिकाओं के गुहा में एकत्र होता है। ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं और निप्पल की मदद से दूध स्तन से बाहर आ जाता है। इसके आसपास के कुछ भाग हैं जैसे कि एरियोला, प्रशुका, प्रशुकाओं के बीच की पेशियां और पैक्टोरलिस मेजर। इस वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और हमने स्त्री जनन तंत्र के बारे में भी चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब की ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।